हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन अफेयर्स। और आज का जो सेशन होने वाला है वो है अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बाकी रह गए इंपॉर्टेंट उनको पूरा करने का। तो पार्ट 1 में हमने 35 क्वेश्चन करे थे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। ये पार्ट 2 है और इसमें लगभग 45 क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों को मिला दें तो 80 या 85 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें एक दो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक महीने के हिसाब से ज्यादा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज इसमें से भी अब स्किप मत करिए क्वेश्चन, ठीक है। स्किप का मतलब अब इसमें से भी कुछ लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढने लग जाते हैं, ठीक। तो प्लीज ये सारे क्वेश्चन जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन और सीडीएस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो प्लीज इसमें से क्वेश्चन स्किप ना करें, एक्सप्लेनेशन स्किप कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन जरूर देखें, ठीक है, और जरूर उसके आंसर भी देखें। तो शुरू करते हैं आज का अपना पार्ट, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली द अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन डैश अप्रैल 2023। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आइडिया। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल, ठीक। 22 अप्रैल को मनाते हैं हम द अर्थ डे, ठीक है। और इस बार की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ठीक है। तो ये थीम है। थीम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डे तो पूछा ही जाता है, मतलब है। तो थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। अपने प्लैनेट में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो लंबे समय तक अच्छे से चल पाए, ठीक है। कंजर्व रख पाए हम अर्थ को, यही मोटिव है अर्थ डे को मनाने का, ठीक है। सुरक्षित रख पाए हम अपने प्लैनेट को और पॉल्यूशन फ्री रख पाए, सस्टेनेबल रख पाए, ठीक है। ठीक है, तो अर्थ डे है 22 अप्रैल और थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ और हैं डेज जो इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल के, हमने 1 से 15 तक के लास्ट वाले वीडियो में पार्ट 1 में कंप्लीट करा था, ठीक है। और ये उसके आगे के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल में वो इसमें कवर हुए हैं, ठीक है। 21 अप्रैल को है नेशनल सिविल सर्विस डे, 24 अप्रैल को है नेशनल पंचायती राज डे, 25 अप्रैल को है वर्ल्ड मलेरिया डे, 30 अप्रैल को है आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। और ये थीम्स है इधर, ठीक है। इन सारे डेज की इधर ये थीम दी है येलो में हाईलाइटेड, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो अच्छा, ये एक और चीज है, हाँ, जितनी भी अप्रैल की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, वो यहां पर दे दी गई हैं, इनके राइटर्स दे दिए गए हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ले लिया, ओके। रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ HSBC इंडिया। तो HSBC इंडिया के अभी कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये बताना है। HSBC क्या है, तो HSBC है हांगकांग, H फॉर हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है HSBC, राइट। राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विराट कोहली, यहां से आप पिक्चर से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो HSBC इंडिया के कौन बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली जी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर अगर इंडिया में बात करें कहां पर है, HSBC इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में हेडक्वार्टर कहां पे है HSBC इंडिया का, तो ये है मुंबई में। और HSBC इंडिया के जो हेड हैं या फिर CEO हैं वो कौन है, हितेंद्र दवे हैं, राइट। हितेंद्र दवे, ये भी याद रखना है। तो CEO कौन है, हितेंद्र दवे, HSBC इंडिया, हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई में। विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अभी। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं जो अप्रैल में बनाए गए हैं। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा जी बनाए गए हैं और स्टार स्पोर्ट्स के बनाए गए हैं ऋषभ पंत, ठीक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस मंथ में, ये देखो जीआई टैग दिया गया है। हमने लास्ट वाले पार्ट में जीआई टैग मेंशन करे हैं, ठीक है। उसमें लगभग 6-7 जीआई टैग मिले थे अप्रैल में, वो सातों के सातों वहां आपको मिल जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है।
तो आप प्लीज उसको स्किप ना करें या कहीं से भी नोट कर लें, मैंने आपको बता दिया है, ठीक। और इस बार को जो जीआई टैग अभी मिला है हाल में रिसेंट में, वो कम्बम ग्रेप्स हैं, ठीक है। अंगूर का एक वैरायटी है जिसका नाम है कम्बम, और ये कहां को बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु को, राइट। तो काफी जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है हमने डिस्कस करा था, प्लीज स्किप ना करें, देख ले जाकर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द विजडन 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022? 2022 की अगर बात करें तो विजडन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा है, ठीक। तो ये जो प्लेयर हैं आप फोटो से यहाँ पे समझ गए होंगे, तो ये हैं सूर्य कुमार यादव जी, ठीक है। अगर हम मेन कैटेगरी की बात करें, और फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो वो हैं हरमनप्रीत कौर। तो ये दोनों ही लोग विजडन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब इनको मिला है, दोनों लोगों को, ठीक है। मेल कैटेगरी में मिला है सूर्य कुमार यादव जी को, और फीमेल कैटेगरी में मिला है हरमनप्रीत कौर को। ये विमेन टीम की कैप्टन भी हैं, ठीक है, इंडियन टीम कैप्टन है ये हरमनप्रीत कौर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंडियन विमेन टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो ये दो प्लेयर हैं जिनको विजडन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 मिला है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द 5th इंडिया स्टील 2023 एग्जीबिशन वाज इनॉग्रेटेड इन। तो पांचवी ये एग्जीबिशन है, 5th एडिशन है किसका, इंडिया स्टील 2023 एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी है स्टील को लेकर, ठीक है। बताना है इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है अभी, ठीक। तो ये जो स्टील एग्जीबिशन है इसका उद्घाटन हुआ था मुंबई में, राइट। इंडिया स्टील एग्जीबिशन की अगर बात करें तो इसका उद्घाटन कहां हुआ है, मुंबई में। अच्छा, अगर स्टील की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है, तो ये एलॉय है किसका, आयरन का। आयरन लोहे का एलॉय है, मतलब लोहे में कुछ मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो है स्टील। और आयरन में क्या मिलाया जाता है, कार्बन, राइट। कार्बन और आयरन मिलकर बनाते हैं स्टील। लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का पूछा जाता है कई बार, ठीक है। क्या पूछा जाता है, कंपोजिशन, ठीक। तो ये जो एलॉय है स्टेनलेस स्टील, ये किससे मिलकर बना है, शॉर्ट में अगर बात करें, ठीक है, अगर आपको एक हिंट दें या ट्रिक दें तो ये है, आप निक से याद रख सकते हो इसको, ठीक है। जिसमें से निक निकेल है, आई से आयरन है, और सी से क्या है, क्रोमियम है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन डैश टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स फ्रॉम सूडान। अभी भारत सरकार की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम बताना है। और ये ऑपरेशन चलाया गया है सूडान से अपने जो नेशनल्स हैं, हमारे जो भारतीय लोग हैं वहां पर, उनको वापस अपने देश में लाने का ये ऑपरेशन था, भारत सरकार की तरफ से चलाया गया। इसका नाम बताना है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ये जो ऑपरेशन है सूडान से हमारे भारतीय लोगों को वापस लाने का है, उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी, ठीक। भारत सरकार ने इसको चलाया, और वहां पे कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे सूडान में, जिसके चलते अपने भारतीय लोगों को वापस लाना सेफ था, इसलिए लगभग ओवर 3,500 लोगों को वापस लाया गया, ठीक है। और सूडान की अगर बात करें, सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है, मतलब इसका कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है सूडान, राइट। राइटिंग नोट करिएगा, राइटिंग अगर नहीं समझ आ रही तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। तो ऑपरेशन कावेरी है सूडान से वापस लाने का हमारे भारतीय लोगों को। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली बीआरओ डिक्लेयर्ड विलेज माना एज फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया इन। अभी हाल ही में बीआरओ ने डिक्लेयर करा है, घोषित किया है किसको, विलेज माना को। विलेज का नाम क्या है, गांव का, माना विलेज को किस रूप में, पहला गांव भारत का, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा सकता है, हो सकता है आपसे गांव का नाम पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अभी तो ये बताना है कि ये गांव है कहां पर, जो कि बन चुका है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। और खास बात यह है कि यही अर्लियर, यही जो है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी था, लेकिन अब ये लास्ट विलेज नहीं, अब ये फर्स्ट विलेज बन चुका है। तो ये जो माना नाम का विलेज है ये है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहां पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में,
कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, जगह भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। आप देखोगे क्वेश्चंस में तो कोई यही पूछ ले कि चमोली डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, स्टेट पूछ ले, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक, माना नाम का विलेज है जो कि बन चुका है भारत का पहला विलेज। अच्छा, भारत का पहला है तो बॉर्डर लाइन पे ये किस बाउंड्री को शेयर करता है? तो ये जो माना विलेज है ये बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत चाइना के साथ, राइट। तो ये तिब्बत चाइना के साथ शेयर करता है बाउंड्री। ठीक, तो बाउंड्री में जो बॉर्डर लाइन पे होगा या तो वो आखिरी चीज होगी या वो पहली चीज होगी। तो ये पहले लास्ट विलेज था, अब ये फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है। अच्छा, बीआरओ की बात करें, और ये भी याद रखना है, इसको बीआरओ ने घोषित किया है। ठीक, अच्छा बीआरओ की बात करें तो बीआरओ एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? बीआरओ का 1960 में हुआ है एस्टैब्लिशमेंट। और इसके हेड कौन है? डीजी। डीजी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। राइटिंग इग्नोर करना, बोल रहा हूं, आप सुन रहे होगे, आप लिख सकते हो। राजीव चौधरी जी हैं बीआरओ के हेड, डीजी डायरेक्टरेट जनरल। और एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1960 में। आगे बढ़े। Recently, the finance ministry announced to launch dash rupees coin to commemorate 10th edition of मन की बात। तो अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से, भारत के वित्त मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई कि वो किसी रुपए का या कितने रुपए का कॉइन वो लॉन्च करेंगे। किस चीज को याद कर बनाने के लिए? 100th एडिशन ऑफ मन की बात। ठीक है, 100वां संस्करण मन की बात का। इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि कितने रुपए का कॉइन आने वाला है। ठीक है, इसको यादगार बनाने के लिए। तो 100 रुपए का कॉइन जो है आने वाला है 100वें संस्करण पे मन की बात के। ठीक, अच्छा मन की बात कर लें तो ये 100वां संस्करण है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को, राइट। याद रखने के लिए, जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी ही तभी ये मन की बात प्रोग्राम चालू करा गया। और मन की बात है क्या? तो ये रेडियो प्रोग्राम है, और खास बात यह है कि इसको होस्ट कौन करेगा? हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इसको होस्ट करते हैं। ठीक, मन की बात। तो ये कब शुरू हुआ है? 3 अक्टूबर 2014 को। और ये 100वां संस्करण है, ये होने वाला है 30 अप्रैल 2023 को हुआ है, राइट। ये है 100th एडिशन। ठीक, तो 100वां संस्करण कब होगा? 30 अप्रैल 2023 को। और ये वर्ल्ड वाइड इसका ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ठीक है, और मन की बात क्यों चलाया गया है? ताकि जो भी इंटरेक्ट करने के लिए पब्लिक से, जो हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो पब्लिक से इंटरेक्ट कर पाए, तो इसलिए इन्होंने एक रेडियो प्रोग्राम जिसका नाम है मन की बात उसको होस्ट करा, और शुरू करा इसको 2014 में, और अभी तक वही होस्ट करते चले आ रहे हैं। और 100वां संस्करण 30 अप्रैल 2023। ठीक है, 100 रुपए का कॉइन आने वाला है इसको 100वें संस्करण पे। ठीक, मन की बात के। आगे बढ़ा जाए क्या? चलो, तो आगे है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट आईएएफ वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड, वायु सेवा मेडल भी जिसको बोला जाता है आईएएफ में। अगर हम पहली महिला बन चुकी हैं, और वो है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है, वायुसेना की, भारतीय वायुसेना की पहली वुमेन ऑफिसर, पहली महिला ऑफिसर, जिनको मिला है क्या? गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, शौर्य पुरस्कार मिला है, और इसको हम वायु सेवा मेडल नाम से भी जानते हैं। ठीक, आईएएफ का, इंडियन एयरफोर्स का जो गैलेंट्री अवार्ड है उसको हम वायु सेवा मेडल के नाम से जानते हैं। ये बताना है, ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं जिनको ये मिला है, और ये हैं दीपिका मिश्रा जी। ठीक, इनको मिला है। अच्छा, आईएएफ चीफ की बात करें, इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? बताइए, इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो ये हैं विवेक राम चौधरी जी, राइट। ये हैं आईएएफ चीफ। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इज द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटी 2023 अकॉर्डिंग टू हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट। तो अभी विश्व का सबसे पैसे वाला वेल्थिएस्ट शहर कौन सा बन चुका है 2023 में? सिटी की बात हो रही है, कंट्री की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पैसे वाला शहर जो बन चुका है वो है न्यूयॉर्क, राइट।
न्यूयॉर्क बन चुका है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा है? हेनले पार्टनर्स, ठीक। और ये है टॉप 3, ठीक है। फर्स्ट पे है न्यूयॉर्क, दूसरे पे है टोक्यो और सिलिकॉन वैली है तीसरे नंबर पे, ठीक है। अगर हम वेल्दियस्ट सिटीज की बात करें 2023 में, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुंबई ने सबसे ऊपर अपना स्पॉट पाया है और वो है 21st इन द वर्ल्ड, ठीक। टॉप 10 में हमारा भारत नहीं आ पाया है, लेकिन 21st पोजीशन अगर ग्लोबली बात करें तो होल्ड कर रखी है किसने? मुंबई में। तो इंडिया में टॉप पर है मुंबई सिटी की अगर बात करें। आगे बढ़े तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क, वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटी। भारत में अगर पूछा जाए तो मुंबई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू सीएमडी ऑफ भारत डायनेमिक्स। तो भारत डायनेमिक्स के नए सीएमडी कौन बनाए गए हैं ये बताना है, ठीक है। तो भारत डायनेमिक्स के नए सीएमडी बनाए गए हैं ए माधवराव जी, ठीक। ये है इसका आंसर। अच्छा, भारत डायनेमिक्स की अगर बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1970 में हुआ है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो भारत डायनेमिक्स का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, राइट। तो ये कुछ जानकारी है जो कि पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ए माधवराव है न्यू सीएमडी ऑफ भारत डायनेमिक्स। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ एनटीआरओ। एनटीआरओ क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे आईबी है, रॉ है, उसी तरह ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन कौन बने हैं ये बताना है। तो इसके चेयरमैन बने हैं एनटीआरओ के अरुण सिन्हा जी, राइट। अच्छा, एनटीआरओ की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2004 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। एनटीआरओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन बना दिए गए? अरुण सिन्हा जी। आगे बढ़े। रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस नेम्ड सारा वाज लॉन्च्ड बाय डैश एयरलाइंस। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का पहला ऐसा रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस है जिसका नाम भी रख दिया गया है, इस रोबोट का नाम रख दिया गया है सारा, और ये बताना है कि किस एयरलाइंस द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एयरलाइंस का नाम बताना है और ये है एमिराट्स एयरलाइंस, ठीक है। और ये एमिराट्स एयरलाइन कहां पर है? यूएई में, ठीक है। एतिहाद भी यूएई की है, कतर भी यूएई की है, लेकिन सिंगापुर की है, ठीक है। सिंगापुर यूएई में नहीं है, इट इज अ सेपरेट कंट्री, ठीक। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चेक इन असिस्टेंस है। आप कई बार किसी भी होटल में अगर कभी गए हो, ठीक है, रुकने स्टे करने गए हो कभी भी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो आपने देखा होगा एक आपको डेस्क पे लोग मिलते हैं सर्विसेज के लिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। अब वहां पर ये रोबोट होगा, ये आप देख रहे हो ना ये पिक्चर में, ये रोबोट होगा। डिजिटली आप अपनी सर्विसेज ले सकते हो बाय क्लिकिंग, ठीक। आप क्लिक कर सकते हो जो भी सर्विसेज आपको चाहिए स्क्रीन पर और आपको वो सर्विसेज मिल जाएंगी, राइट। जो भी चेक इन के टाइम जो भी हमें सर्विसेज मिलती हैं वो अब रोबोट के थ्रू मिलेगी इस एमिराट्स एयरलाइंस में। आगे बढ़े। विश्व का पहला ये रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस है, सारा नाम से है, ये भी याद रखना है, सारा नाम से है। क्वेश्चन में रोबोट का नाम भी पूछ सकते हैं तो वो से याद रखना है सारा, बाय एमिराट्स एयरलाइंस। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ एलआईसी टिल 2024। 2024 तक के लिए नया चेयरमैन बना दिया गया किसका? एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ये बताना है कौन बनाए गए नए चेयरमैन। तो एलआईसी के नए चेयरमैन जो बनाए गए हैं 2024 तक के लिए वो हैं सिद्धार्थ मोहंती जी, राइट। अगर एलआईसी की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1956 में हुआ इसका एस्टैब्लिशमेंट और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1956 में, ठीक। नए चेयरमैन कौन बना दिए गए हैं? सिद्धार्थ मोहंती जी, 2024 तक के लिए। आगे बढ़ते हैं। Recently, Namo Medical Education and Research Institute was inaugurated in which state or UT? अभी एक नमो नाम से मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बताना है कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने, राइट।
ये आप पिक्चर से देख भी पा रहे होगे, इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने, और इसका नाम क्या है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हुआ है सिलवासा में, सिलवासा में हुआ ये। अब आपको पता हो सिलवासा कहां पर है, तो ये है दादर एंड नागर हवेली में। ठीक है, तो ये नमो नाम का जो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहां खुल रहा है, दादर एंड नागर हवेली में। एक्चुअल में इसको पूरा लिखना चाहिए था, और इसके यहां पर इसको प्लस दमन एंड दीव भी होना चाहिए था, इसमें ऑप्शन थोड़ा लंबा चला जाता है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक, तो ये दो जो यूटीज थी इनको मिलाकर एक कर दिया गया था 2019 में, राइट। और 2019 के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया, उसके बाद स्टेट्स और यूटी की अगर बात करें, टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं हमारे भारत में, राइट। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि भारत में कितने स्टेट और यूटीज हैं, तो याद रखना है 28 और 8। 2019 के बाद दादर एंड नागर हवेली को मिला दिया किसके किसके साथ, दमन एंड दीव के साथ, जो कि सेपरेट थे 2019 से पहले। तो ये नमो नाम का मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, दादर एंड नागर हवेली, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द ग्लोबल गोल्ड अवार्ड वाज कन्फर्ड टू डैश एट ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023। अब ये जो ग्लोबल गोल्ड अवार्ड है ये किसको प्रदान किया गया है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स में, ये बताना है 2023 में जो हुआ है। तो पहले तो ये जो अवार्ड फंक्शन है ये कहां पर हुए हैं, ये हुए हैं मियामी यूएसए में, ये भी याद रखना है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स जो हुए हैं वो कहां पर हुए हैं, कहां पर आयोजित हुए हैं, मियामी यूएसए में। और इसी में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है ये बताना है। तो भारत की एक सीपीएसई है, ये आप पीएसयू है कह सकते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और ये है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, राइट। तो पावर ग्रिड को मिला है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, ठीक है, कहां पर, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023, जो कि कहां पर हुए हैं, मियामी यूएसए में हुए हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, अच्छा, इस कंपनी को महारत्न स्टेटस भी प्राप्त है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है, तो ये हैं कंदीकुप्पा श्रीकांत जी, कंदीकुप्पा श्रीकांत जी हैं हेड किसके, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, गुरुग्राम हरियाणा में। अच्छा, ये किसके अंडर में आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके अंडर में है, तो ये हैं आरके सिंह जी, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, पावर मंत्रालय जो है वो किसके अंडर में है, वो है आरके सिंह के अंडर में। आगे बढ़े। रिसेंटली द हेरिटेज फेस्टिवल 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, अभी एक हेरिटेज फेस्टिवल है 2023 का, बताना है कहां ये आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये जो हेरिटेज फेस्टिवल है ये आयोजित हुआ है गोवा में, राइट। अच्छा, गोवा की बात करें, याद रख लिया ना, मतलब आंसर तो पता चल गया है, गोवा में है। अब गोवा की बात करें तो गोवा के सीएम कौन है, गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत जी हैं, राइट। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। राइटिंग अगर नहीं समझ आ रही है मैं बोल रहा हूं, गवर्नर कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई, और सीएम कौन है, प्रमोद सावंत जी हैं। अच्छा, कैपिटल क्या है, गोवा की कैपिटल क्या है, तो गोवा की कैपिटल है पानाजी। काफी आसान है याद रखना, गोवा के बारे में जो जानकारी है बेसिक 3P से याद रख सकते हैं। पहला P है प्रमोद सावंत जी, दूसरा P है पीएस श्रीधरन पिल्लई, तीसरा P है पानाजी। ठीक है, किसी भी तरह पे याद कर सकते हो। तो 3P फॉर गोवा। हेरिटेज फेस्टिवल कहां पर हुआ 2023 का, गोवा में। आगे बढ़े।
Recently, the seventh edition of a joint military exercise named Ajay Warrior was conducted between India and Dash. अब ये 7वां संस्करण है और ये सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण है और इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अजय वॉरियर 2023। बताना है ये किन देशों के बीच में हुई है, इंडिया ने किसके साथ इसको पूरा करा है। तो ये हुई है इंडिया और यूके के बीच, ठीक है। अजय वॉरियर नाम की ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किसके किसके बीच में हुई है? इंडिया और यूके के बीच में। और कहां पर हुई है? इंडिया में हुई है या यूके में हुई है? तो ये यूके में ही हुई है, ये भी याद रखना है, राइट। जो लास्ट वाली थी वो हुई थी उत्तराखंड में, लेकिन ये वाली यूके में हुई है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। 7वां संस्करण है, ये भी याद रखना है, यूके में हुआ है, यूके और इंडिया के बीच में। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द एससीओ समिट 2023। तो एससीओ समिट संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट है जो 2023 की, ये बताना है इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, ठीक है। तो एससीओ समिट जो 2023 की है उसकी मेजबानी हमारा भारत करेगा, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो ये है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही समझ आ रहा है कॉपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो सहयोग करता है, ये जो संगठन है, ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसके जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, किस चीज को लेकर? अंतरराष्ट्रीय जो भी राजनीति होती है या फिर सुरक्षा को लेकर वार्ता होती है, उसमें आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ठीक। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था 2001 में, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ है। हेडक्वार्टर अच्छा इसका कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, राइट। बीजिंग चाइना में है एससीओ का हेडक्वार्टर। अच्छा, इसके मेंबर्स की बात करें तो कितने मेंबर्स हैं एससीओ के? तो एससीओ के 8 मेंबर्स हैं। याद रखना काफी आसान है, 2 तो आप याद रख लोगे अपने हिसाब से, मैं सॉरी 4 तो आराम से याद हो जाएंगे आपको। 4 कौन कौन से हैं? एक तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, राइट। और बाकी जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? बाकी 4 हैं, अफगानिस्तान को छोड़ के जितने भी तान आप जानते हो वो सारे हैं, ठीक। तो ये है कजाकिस्तान, राइटिंग इग्नोर करना और स्पेलिंग भी इग्नोर करना। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, राइट। और कौन सा है? तजिकिस्तान भी है। और कौन सा बचा है? उज्बेकिस्तान बचा है, उज्बेकिस्तान है। तो ये 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान को छोड़ के जितने तान है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है। जितने तान है वो याद रखना आसान हो जाएगा। अच्छा, इस समिट की जो थीम है, 2023 समिट की जो थीम है वो ये रहने वाली है, सिक्योर एससीओ, राइट। अच्छा, इस सिक्योर की अगर बात करें तो सिक्योर है सिक्योरिटी, इकोनॉमी, मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हो। एस फॉर सिक्योरिटी है, ई फॉर इकोनॉमी है, सी फॉर कनेक्टिविटी है, यू फॉर यूनिटी है, आर फॉर रेस्पेक्ट है, ई फॉर एनवायरमेंट है, राइट। सिक्योर एससीओ इसकी थीम है। इस बार की जो 2023 की जो समिट है एससीओ की, उसकी थीम क्या है? सिक्योर एससीओ, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Recently, who became the first Indian man to reach the summit of Mount Annapurna 1? तो कौन पहला भारतीय पुरुष बन चुका है माउंट अन्नपूर्णा 1 को चढ़ने वाला, ठीक है, इसको नापने वाला। ये जो माउंटेन है अन्नपूर्णा नाम का, इसको पहला भारतीय पुरुष है जिसने इसको नापा है। और वो हैं पहले भारतीय पुरुष जो हैं, इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। माउंट अन्नपूर्णा की बात करें तो ये है 10th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द इंडिया, सॉरी वर्ल्ड, इंडिया नहीं, 10th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, ठीक है। और ये है कहां पर? तो ये है नेपाल में, ठीक है।
तो माउंट अन्नपूर्णा कहां पर है? नेपाल में, और ये 10वां सबसे ऊंचा माउंटेन है कहां का? वर्ल्ड का। तो अर्जुन वाजपेयी ने जिसको नापा है, ठीक। और ये इसी के साथ ये पहले भारतीय पुरुष बन चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023। तो किसको प्रदान किया गया है अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? कहां पर? 68th, ये भी याद रखना है, 68वां संस्करण है किसका? फिल्म फेयर अवार्ड्स का, जो कि 2023 में हुआ है। तो इस पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला ये बताना है। तो फोटो से आप समझ गए होंगे इस पिक्चर से, तो ये हैं प्रेम चोपड़ा जी, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ और चीजें हैं जो अवार्ड्स मिले हैं। तो 68 हुंडई, स्पॉन्सर्ड बाय हुंडई इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 को, जो कि 68वां संस्करण है, ठीक। अच्छा, हुआ कहां पर है? ये मुंबई में हुआ था। किसने होस्ट किया है? सलमान खान, मनीष पॉल और आयुष्मान खुराना जी ने, ठीक। बेस्ट फिल्म की बात करें तो गंगूबाई कथियावाड़ी, बेस्ट एक्टर मेल में राजकुमार राव, और बेस्ट एक्टर फीमेल है आलिया भट्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो लिख लो। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट वन द हीरो सुपर कप 2023? ठीक है, तो ये हीरो सुपर कप किसको लेकर है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये है फुटबॉल को लेकर, ठीक। बताना है इसको कौन जीता है 2023 में। तो इसको जीता है उड़ीसा ने, ठीक है। और किसके खिलाफ जीता है? रनर अप कौन रहा है? बेंगलुरु रहा है। ये हारे हैं, ठीक है, और ये जीते हैं। तो याद रखना है उड़ीसा है आंसर, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अच्छा, हीरो कप की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? फेडरेशन कप एक पहले चलता था, ठीक है। फेडरेशन कप को हटाकर 2018 में हीरो सुपर कप कर दिया गया, ठीक है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 2018 में। फेडरेशन कप को हटाकर क्या कर दिया गया? हीरो सुपर कप 2018 में, ये भी याद रखना है, एस्टैब्लिश्ड। विनर कौन है? उड़ीसा 2023 का। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द वाटर बजट फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? पहली बार ऐसा हो रहा है, इस तरह का बजट लाया गया है, वाटर बजट किस स्टेट द्वारा लाया गया है ये बताना है, ठीक है। तो ये जो वाटर बजट पहली बार आया है, ये कौन सा स्टेट लाया है? तो ये लाया है केरला। बजट किस लिए होता है? बजट में एक जो है हम हर चीज का एक मसौदा तैयार करते हैं कि हम कितना पैसा कहाँ खर्च करेंगे, कितना एफिशिएंटली खर्च कर सकते हैं। इसी तरह वाटर बजट किसके लिए? कि हम कितनी एफिशिएंटली वाटर को यूज कर सकते हैं, कंजर्व रख सकते हैं अपने वाटर को, ठीक है। तो ये जो वाटर बजट है ये लाया गया है केरला स्टेट द्वारा, राइट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस तरह का बजट आया है, केरला स्टेट द्वारा लाया गया है ये, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली क्वाड समिट 2023 वाज हेल्ड इन। तो ये जो क्वाड समिट है 2023 की, ये बताना है कौन आयोजित कर रहा है, ये कहां आयोजित होगी या इसकी कौन मेजबानी करेगा। तो ये जो क्वाड समिट है इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शंस में से बताओ कि ऑस्ट्रेलिया कहां, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से कौन सा आंसर सही है। तो न्यूयॉर्क तो भैया यूएस में है, टोक्यो जापान, न्यू दिल्ली इंडिया। तो सिडनी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और यहीं पर कहां क्या आयोजित होगी? क्वाड समिट 2023। अच्छा, क्वाड समिट की बात करें तो ये है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ये, ठीक है। 4 देशों के बीच में वार्ता है ये, किसको लेकर? सुरक्षा को लेकर। और ये इस्टेब्लिश कब हुई है? 2007 से, ठीक। ये क्वाड्रिलेटरल समिट चल रही है, ठीक है, 2007 से। अच्छा, इस क्वाड समिट की बात करें, क्वाड का मतलब ही होता है 4, ठीक है। तो इसके 4 मेंबर्स हैं, और वो 4 मेंबर्स हैं कौन कौन से? यूएस है, जापान है, इंडिया है, और कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर इस बार मेजबानी होगी, ठीक है। 2023 की जो क्वाड समिट है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है,
ये कहां पर होगा? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। अगर सिटी का नाम पूछ लिया जाए तो सिडनी है। आगे बढ़ा जाए। और 2007 में ये चालू हुई है क्वाड समिट। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन जेटेक्स नाम की, ये कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है? एक ग्लोबल एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर एक ट्रेंड और ट्रेनिंग के ऊपर एक एग्जीबिशन, एक नुमाइश है या एक प्रदर्शनी है, जेटेक्स इसका नाम भी लिख सकते हैं। ये कहां पर उद्घाटन हुआ है इसका, ये बताना है। तो ये जो जेटेक्स नाम की एग्जीबिशन है ये हुई है यूएई में, अगर कंट्री की बात करें, ठीक है। और यूएई में कहां हुई है? तो ये हुई है दुबई में, ठीक है। तो आंसर क्या है? दुबई, जेटेक्स एग्जीबिशन। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडिया रैंक्ड डैश इन द 7th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। अगर वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें 2023 की, जो कि 7वां संस्करण है, ठीक है, इंडिया की क्या रैंक रही है इसमें, यह बताना है। तो इंडिया ने 38th रैंक हासिल की है इस लिस्ट में, ठीक है। ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इसमें 38वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने, और ये 7वां संस्करण है इस इंडेक्स का, इस सूची का। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां है भाई? W फॉर वर्ल्ड बैंक और W फॉर वॉशिंगटन, याद रखना आसान है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? सॉरी, ये तो हेडक्वार्टर है, एक मिनट, यस, इसका हेडक्वार्टर है ये। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कहां हुआ है? तो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? तो ये 1944 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और जरूरी जानकारी जो है वर्ल्ड बैंक की, हेड कौन है? वो है डेविड मालपास। राइटिंग ना समझ आ रही हो तो इग्नोर करना, बोल रहा हूं वो ध्यान रखना। अच्छा, इसके एमडी कौन है? तो ये है अंशुला कांत, ठीक है जी, ये याद रखना जरूरी है। अंशुला कांत हैं, एक मिनट, अंशुला कांत जी हैं इसके एमडी वर्ल्ड बैंक के। और अच्छा, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट की अगर बात करें तो वो है इंदरमीत गिल, राइट, ये भी याद रखना जरूरी है। इंदरमीत गिल हैं चीफ इकोनॉमिस्ट, और एमडी कौन है? अंशुला कांत। राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ठीक है। हेड कौन है? डेविड मालपास, एमडी है अंशुला कांत, और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंदरमीत गिल। अच्छा, वर्ल्ड बैंक को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आईबीआरडी। आईबीआरडी नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर क्या है? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी, ये याद रखना है। आईबीआरडी नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड बैंक को। तो ये जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें इंडिया ने रैंक किया है 38। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली बेल्जियम अनाउंस टू लॉन्च अ बायोडीजल प्रोजेक्ट नेम्ड वीटो इन डैश। अभी हाल ही में बेल्जियम द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया, घोषणा की गई कि वो एक बायोडीजल प्रोजेक्ट लगाएंगे भारत में। और किस नाम से लगाएंगे? वीटो नाम से। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? वीटो। और बताना है कि भारत में कहां पर लगाया जाएगा। ये जो बायोडीजल प्रोजेक्ट है वीटो नाम का, ये कहां पर भारत में लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाने वाला है अयोध्या में, राइट। और अयोध्या कहां पर है? ऑप्शंस में देखकर बताइए। तो ये है यूपी में। तो यूपी में लगने वाला है बायोडीजल प्रोजेक्ट वीटो नाम का, किसके द्वारा? बेल्जियम द्वारा। बेल्जियम की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, राइट। इसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स, राइट। इसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेल्जियम की कैपिटल एनालॉगी में बेल्जियम की कैपिटल क्या होगी? ब्रुसेल्स होगी। एक कंट्री की दे देंगे, दूसरी कंट्री की पूछ लेंगे। अच्छा, बायोडीजल की बात करें, बायोडीजल क्या है? तो डीजल क्या है? डीजल हम एज फ्यूल यूज करते हैं, और बायो जब लग जाए तो जो हमारे प्लांट्स और एनिमल हैं
ठीक है, नेचुरल प्लांट और एनिमल्स हैं, उनका फैट का यूज करके हम क्या बनाते हैं, बायोडीजल बनाते हैं, एक फ्यूल बनाते हैं जो हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनका फैट यूज करके, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांस ईस्टरिफिकेशन। ये याद रखना जरूरी है, ट्रांस ईस्टरिफिकेशन होता है ये प्रोसेस जिससे बायोडीजल बनता है। राइट, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेचुरल प्लांट और एनिमल को फैट को चेंज करके हम बनाते हैं बायोडीजल, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांस ईस्टरिफिकेशन, और ये यूपी में प्रोजेक्ट लॉन्च होगा बेल्जियम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो 22वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं बांग्लादेश के, या बने हैं, कौन बने हैं ये बताना है। तो ये हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जी। ठीक है, ये 22वें राष्ट्रपति बने हैं बांग्लादेश के। अच्छा, पीएम की बात करें तो कौन है, तो शेख हसीना जी हैं पीएम बांग्लादेश। राइट। अच्छा, बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है बांग्लादेश की, तो वो है ढाका। हाँ, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। अच्छा, बांग्लादेश जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है वो किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इंडिया की जो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर है, बॉर्डर या फिर कह लें बॉर्डर शेयर है, वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कितने किलोमीटर्स की बाउंड्री है ये, 4096 किलोमीटर्स की है। 4096 किलोमीटर्स की बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश हमारे भारत के साथ। अच्छा, फिर कंट्री स्टेट्स की अगर बात कर लें, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही पूछा जा चुका है, फैक्चुअल में, जीएस में। ठीक है, तो बांग्लादेश 5 स्टेट्स के साथ शेयर करता है बाउंड्री, हमारे भारत के 5 स्टेट्स हैं, और भारत देश वो 5 स्टेट कौन से हैं, तो वो हैं AMTM नाम से याद कर सकते हो, और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो AM कौन है, आसाम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और W है वेस्ट बंगाल। तो ये जो 5 स्टेट हैं इनके साथ बांग्लादेश बाउंड्री शेयर करता है, और ये 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश हमारे भारत के साथ। ठीक है, 22वें राष्ट्रपति बने हैं इसके बांग्लादेश के, कौन, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जी। आगे बढ़ते हैं। Recently, which stadium renamed its stand after Sachin Tendulkar on his 50th birth anniversary? अभी सचिन तेंदुलकर जी का 50वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, जन्मतिथि थी, और इसी के उपलक्ष्य में एक स्टेडियम ने अपना एक स्टैंड इनके नाम कर दिया, या इनके नाम पर रख दिया। यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो इस तरह से, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, सचिन तेंदुलकर स्टैंड। ठीक है, तो ये बताना ये किस स्टेडियम ने करा है। तो ये स्टेडियम है यूएई में, और ये स्टेडियम यूएई का कौन सा है, शारजा स्टेडियम। ठीक है, अब आप कह रहे होगे पूरा स्टेडियम रीनेम करा है या फिर केवल एक स्टैंड, तो पूरा जो स्टेडियम होता है, ठीक है, एक ग्राउंड होता है, उसके चारों तरफ सीट्स होती हैं, तो उन सीट्स को या फिर उन ग्राउंड को जो है बांट दिया जाता है, जो सीटिंग कैपेसिटी होती है उसको बांट दिया जाता है, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, और नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इस तरह से बांट दिया जाता है 4 दिशाओं में। तो जो वेस्ट स्टैंड है जो शारजा स्टेडियम का, उसका नाम बदलकर किसका रख दिया गया, सचिन तेंदुलकर स्टैंड। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी 50वीं बर्थ एनिवर्सरी पर वानखेड़े स्टेडियम में इनका लाइफ साइज स्टैचू भी लगाया गया था। हमने मार्च के पार्ट 1 में ये पढ़ा था, वानखेड़े स्टेडियम में लाइफ साइज स्टैचू भी लगाया गया है। राइट, ये भी याद रखना है। तो शारजा स्टेडियम जो है एक स्टैंड इनके नाम कर दिया गया है, सचिन तेंदुलकर जी के नाम। आगे बढ़ते हैं। Recently, Northeast's largest multi-purpose indoor stadium was inaugurated in. अभी नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया गया है, और कहां पर इनॉग्रेशन हुआ है इसका ये बताना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कहां पर एक सबसे बड़ा, नॉर्थ ईस्ट की केवल बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम है,
ये कहां पर बनाया गया है, यह उद्घाटन हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है शिलोंग में। अब आपको बताना है कि शिलोंग कहां पर है, ठीक है। तो शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाया गया है, ये कहां बनाया गया है? मेघालय में बनाया गया है। और मेघालय में भी कहां पे बनाया गया है? शिलोंग में बनाया गया है, जो कि इसकी कैपिटल है, ये भी याद रखना है। अच्छा, मेघालय के सीएम कौन है? तो ये हैं कोनराड सनगम, कोनराड सनगम, ठीक। और अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर की बात अगर करें तो ये हैं फागू चौहान जी, राइट। गवर्नर है फागू चौहान जी और सीएम कौन है? कोनराड सनगम। और कैपिटल क्या है? शिलोंग, मेघालय में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें 8 स्टेट्स आते हैं इस रीजन में, ठीक। इन 8 स्टेट को काउंट करते हैं हम नॉर्थ स्टेट रीजन में। और वो कौन से स्टेट हैं? तो पहला ये हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा, छठवां, सातवां और ये आठवां, ठीक। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है। ये 8 स्टेट हैं जो कि काउंट होते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया के। आंसर क्या है? मेघालय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट वन द नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना? तो किस स्टेट ने, किस राज्य ने जीता है एक राष्ट्रीय पुरस्कार, किस लिए? सक्सेसफुली फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये जो बीमा योजना है ये लॉन्च हुई थी, फसल बीमा योजना की अगर बात करें तो लॉन्च हुई थी 2016 में, ठीक है। एक इंश्योरेंस स्कीम थी जो कि फार्मर्स और उनके प्रोडक्शन, जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए चलाई गई थी, ठीक। तो ये जो फसल बीमा योजना है इसको सफलतापूर्वक अच्छे से चलाने के लिए किस स्टेट को नेशनल अवार्ड दिया गया, ये बताना है। तो ये अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड फॉर द फसल बीमा योजना, ये मिला है कर्नाटक स्टेट को, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? कर्नाटक को। किस राज्य को? कर्नाटक राज्य को। और ये जो योजना है लॉन्च कब हुई थी? 2016 में, फसल बीमा योजना, ये भी याद रखना है। आगे बढ़े। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद द संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2023? इंपॉर्टेंट है, संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया है ये बताना है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी प्राइज मनी पता है कितनी है? इसकी प्राइज मनी है 1 करोड़ रुपए, ठीक। और ये प्रदान किया गया है इस बार सोनम वांगचुक जी को, ठीक है। तो सोनम वांगचुक हैं इसके विजेता, जिनको प्रदान किया गया है संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। मिलता किस लिए है? मानव प्रजाति के लिए, जो भले के लिए, या फिर मानव प्रजाति के भले के लिए कोई भी कृत किया गया हो, इसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। नाम में ही छुपा है ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के लिए। अच्छा, इन्होंने फिर ऐसा क्या किया है? तो इन्होंने लद्दाख में एक ऐसा कैंपस बनाया है, एजुकेशनल कैंपस बनाया है, जो कि पूरी तरह सोलर एनर्जी पे काम करता है, ठीक है। कोई भी बिजली यूज नहीं होती है उसको जलाने के लिए, कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज नहीं होता है, ठीक है। पेट्रोल या कोई भी तरह केरोसिन, इस तरह की कोई भी चीज यूज नहीं करती है, पूरी तरह सोलर एनर्जी पे वो कैंपस चलता है, ठीक है। तो ये सोनम वांगचुक हैं जिनको ये प्राइज मिला है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इससे किसको सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है ये बताना है। आशा भोसले, श्रेया घोषाल, फाल्गुनी पाठक, सुनिधि चौहान। तो आशा भोसले जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आशा भोसले जी। आगे बढ़े। रिसेंटली एप्पल्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया वाज ओपनड इन, अभी एप्पल का पहला स्टोर खुला है इंडिया में, और ये कहां खुला है ये बताना है। तो ये जो एप्पल का पहला स्टोर है ये खुला है मुंबई में, राइट। अब जो भी यूएसए में जो भी प्रोडक्ट्स, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स उसी डेट पे लॉन्च होते हैं वो अवेलेबल होंगे इंडिया में भी। अगर वहां पर 1 तारीख को लॉन्च हुए हैं
तो यहाँ पर भी वो अवेलेबल होगा 1 तारीख को। आपने कई बार यूट्यूब में देखा होगा कि लोग मंगवाते हैं प्रोडक्ट्स, वहां पे लॉन्च होता है तो लाइन लग जाती है, लोग जो है काफी समय से बुक करते हैं, प्री ऑर्डर्स करते हैं, ठीक है, नंबर लगाते हैं तब मिलता है। तो अब जब वहां पे लॉन्च होगी चीज तो इंडिया में भी वो उसी डेट को अवेलेबल होगी, यहाँ पर भी लॉन्च हो जाएगी एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट होगा। तो ये जो सेंटर खुला है, स्टोर खुला है, ये मुंबई में खुला है एप्पल का पहला स्टोर। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप? कौन सा देश जो है मेजबानी करने वाला है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें, राइट? तो ये जो देश है फीफा रैंकिंग्स में नंबर 1 पे है। ये हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में ये चीज हमने पढ़ी थी, आपको बताना है। अब अगर आपने पढ़ा होगा या आपको पता होगी फीफा रैंकिंग्स में टॉप 3 पे कौन रहा है, तो पहले नंबर पे जो है वही जो है कंट्री मेजबानी करने वाला है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की, और वो देश है अर्जेंटीना। ठीक, तो फीफा रैंकिंग्स की बात करें तो ये पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे फ्रांस था और तीसरे नंबर पर ब्राजील था। AFB बताया था, ठीक, ऐसे याद रखा जा सकता है, अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राजील। और इंडिया की रैंकिंग क्या थी? फीफा रैंकिंग, इंडिया ने भी अपनी जो है रैंकिंग अच्छी कर ली है, 106 से वो 101 पे आ चुका है हमारा भारत। ठीक, फीफा रैंकिंग्स की अगर बात करें तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? अर्जेंटीना में मेजबानी करेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका। ठीक, साउथ अमेरिका। आगे बढ़े। Recently, the 11th edition of Thao festival was organized at Thao Durga Temple in। अभी हाल ही में 11वां संस्करण है किसका? थाओ फेस्टिवल का। बताना है ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक, हुआ कहां पर है? थाओ दुर्गा टेम्पल में। अब ये थाओ दुर्गा टेम्पल कहां पर है? तो ये टेम्पल है बिहार में। बिहार में मंदिर है थाओ दुर्गा टेम्पल, जहां पर थाओ फेस्टिवल मनाया गया, 11वां संस्करण था बिहार में। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी हैं, राइट। लास्ट ईयर ये पूछा गया था क्वेश्चन कि ये कौन से नंबर के सीएम है। ठीक, तो ये 22nd सीएम है नीतीश कुमार। थोड़ा सा अब सही है, नीतीश कुमार जी हैं। ठीक, आगे बढ़े। रिसेंटली विच स्टेट्स डांस मेड रिकॉर्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ड्स रिकॉर्ड? तो अभी किस स्टेट के डांस ने, एक भारतीय राज्य के किसी डांस ने या नृत्य ने एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, और वो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है किसमें? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। और रिकॉर्ड किस बात का है वो? पहले तो यही बताइए कि किस स्टेट के डांस ने ऐसा करा है या रिकॉर्ड दर्ज करा है, ये बताना है। तो ये बिहू डांस है जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है, बिहू नाम के डांस ने ये रिकॉर्ड बनाया। अब आपको बताना है कि बिहू नाम का डांस किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है असम को। और रिकॉर्ड किस चीज का बनाया है कि 11,000 ड्रमर्स और डांसर्स इकट्ठा हुए और एक साथ इन्होंने ये डांस परफॉर्म करा और ये रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, कि इतने ज्यादा डांसर्स एक साथ इन्होंने ये चीज परफॉर्म की। अच्छा, ये गिनीज बुक ऑफ वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये कहां को बिलोंग करती है? ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये किस देश को बिलोंग करती है? तो ये है यूके की। ठीक है, यूएस के कंफ्यूजन मत रहना, ये यूके की रिकॉर्ड बुक है, राइट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो बिहू डांस ने ये रिकॉर्ड बनाया है और ये कहां को बिलोंग करता है? असम को। आगे चलते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन से प्लेयर बन चुके हैं? पहले तो लसित मलिंगा थे, लेकिन अब वो पीछे छूट गए हैं और आगे कौन आ गए हैं? कगिसो रबादा। ठीक है, और ये आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? पंजाब किंग्स से, पंजाब की तरफ से खेलते हैं कगिसो रबादा। अगर इनकी वैसे बात करें तो ये किस टीम को बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका टीम को बिलोंग करते हैं ये कगिसो रबादा। आईपीएल की बात अगर करें तो अब आईपीएल कब शुरू हुआ था? पूछा जा सकता है कब शुरू हुआ था? 2008 में शुरू हुआ था, फर्स्ट एडिशन हुआ था। और ये पहला एडिशन कौन जीता था? राजस्थान रॉयल जीती थी ये। ठीक है, ये रही थी विनर। अच्छा, अगर टाइटल की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइटल अभी तक कौन जीत चुका है? मोस्ट टाइटल्स किसके पास है? सबसे ज्यादा बार आईपीएल कौन जीत चुका है? तो वो है मुंबई इंडियंस। ठीक,
सबसे ज्यादा टाइटल किसके पास है? मुंबई इंडियंस के पास। और क्या, ये जो इस बार का 2023 में जो आईपीएल हो रहा है, ये कौन सा एडिशन है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये है 16th एडिशन, राइट। पहला एडिशन हुआ था 2008 में, और जो 2023 में हो रहा है ये 16वां एडिशन है, ठीक है, आईपीएल का। ठीक, तो सबसे तेज जो 100 विकेट लिए हैं आईपीएल हिस्ट्री में, सबसे तेज। अच्छा, कैसे सबसे तेज की बात कर रहे हैं? तो ये 100 विकेट 64 इनिंग्स में या 64 मैचों में लिए गए, इन 64 मैचेस और इनिंग्स, ठीक है। तो ये 100 विकेट इन्होंने 64 मैचों में लेकर ये सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। कगिसो रबादा, याद रखना है, पक्का आएगा। आगे बढ़ा जाए। आगे, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री which is India's biggest trading partner in 22 to 23। तो 2022-23 की अगर बात करें, इंडिया का, हमारे भारत का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर, व्यापार का पार्टनर जो बन चुका है, वो कौन सा देश बन चुका है, ये बताना है। चाइना, रशिया, इजराइल, यूएस। तो जो 2022-23 की अगर बात करें, तो सबसे बड़ा जो व्यापार का जो हमारा पार्टनर है और भारत का, वो है यूएस, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट है, ठीक है, कि जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है हमारे भारत के, वो है यूएस। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया रैंक डैश इन द मेडल टैली इन 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। तो अभी 36वां एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ 2023 में, और इंडिया की क्या रैंक रही अगर हम मेडल्स टैली की बात करें, ठीक है, कौन देश कितना ज्यादा मेडल जीता है, अगर हम इस आधार पर रैंकिंग करें तो इंडिया ने क्या रैंक करा है। तो ये जो 36वां एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है, ये हुआ कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए फॉर एशिया और ए फॉर अस्ताना, कजाकिस्तान में ये इवेंट हुआ था, राइट। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो तो इग्नोर करना। अस्ताना कजाकिस्तान में ये इवेंट हुआ है, याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मेडल टैली की बात करें तो इंडिया ने रैंक किया है 7th, अगर हम मेडल्स की बात करें। और ये हैं अमन शेरावत जी, जिनकी यहां फोटो लगी है ना, ये हैं अमन शेरावत। आगे बताते हैं क्यों इनकी फोटो लगी हुई है। अगर मेडल टैली की बात करें तो इंडिया ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो 1 गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर जीते हैं और 10 ब्रॉन्ज जीते हैं। इसी के साथ टोटल 14 मेडल्स जीते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ 14 मेडल जीते हैं इंडिया ने, और 1 गोल्ड जो लाने वाले हैं वो है कौन? अमन शेरावत जी, ठीक है जी, जिनकी फोटो यहां पर लगी हुई है, ठीक है। तो 7th रैंकिंग आई है। अच्छा, अगर टॉप की बात करें, टॉप किसने करा है, तो टॉप इन्हीं ने कर दिया जहां पर हुआ, जिसकी मेजबानी, मतलब जिन्होंने इसकी मेजबानी की है, कजाकिस्तान ने ही मेडल टैली में टॉप करा है, राइट। तो अगर टॉप की बात करें तो वो है कजाकिस्तान मेडल टैली में, राइट। तो इंडिया की क्या रैंक रही है? 7th। और पहले नंबर पर मेडल टैली में कौन रहा है? कजाकिस्तान। ये भी याद रखना है, एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में अमन शेरावत हैं जो गोल्ड लेकर आए, 1 ही गोल्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं, और 36वां संस्करण है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़े। रिसेंटली द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर नेम्ड स्टारशिप इज लॉन्च्ड बाय। अभी एक सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट, मतलब अभी तक का जितने भी रॉकेट्स बने हैं इस अर्थ पे, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है ये रॉकेट, और ये इस रॉकेट का नाम है स्टारशिप। बताना ये है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो स्टारशिप नाम का जो रॉकेट है, ये लॉन्च करा गया है स्पेस एक्स द्वारा। कौन है इसके मालिक? एलन मस्क, राइट। तो स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च करा गया है स्टारशिप। पूछा जा सकता है, स्टारशिप नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना है स्पेस एक्स स्टारशिप। नेक्स्ट है, रिसेंटली मिशन जूस वॉज लॉन्च्ड बाय। अब मिशन जूस क्या है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन है, ठीक है। तो ये एक स्पेस मिशन है, कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो ये लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। ये इसका लोगो है,
यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा है किसको, जूस मिशन को। और ये काम क्या करेगा, जो जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट हैं जिनको हम मून बोलते हैं, उनको एक्सप्लोर करने का काम ये करेगा। ठीक है। अच्छा, जुपिटर की जो ये मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उनका अगर नाम हम करें तो 3 सैटेलाइट्स हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं अक्सर। ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं, यूरोपा है, कैलिस्टो है और गैनीमीडा है। गैनी, यार स्पेलिंग में गड़बड़ी हो रही है, गैनीमीडा। ठीक है। गैनीमीडा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा पूछा गया है, हमेशा नहीं मतलब अक्सर पूछा गया है, गैनीमीडा जो है लार्जेस्ट मून है या सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ये याद रखना है। ठीक है। और ये किसका मून है, जुपिटर का मून है गैनीमीडा। ठीक। तो जुपिटर की 3 जो है नेचुरल सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीडा। और गैनीमीडा जो है वो लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड इट्स 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन। तो अभी हाल ही में 16वां वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोला गया है भारत द्वारा। कहां पर खोला गया है ये बताना है। तो ये जो 16वां वीजा एप्लीकेशन सेंटर है ये खोला गया है बांग्लादेश में। वीजा क्या होता है भैया, ये डॉक्यूमेंट है, जैसे हम किसी दूसरे देश के नागरिक को भारत में आना है तो उसको भारत के वीजा की जरूरत पड़ेगी। तो वो भारत तो आएगा नहीं वीजा लेने, तो वहीं पर उसके देश में ऑफिस खोल दिया गया है कि वहां वो अप्लाई कर सकता है, वहां से उसको इंडियन एम्बेसी द्वारा भारत का वीजा मिल जाएगा और वो भारत आने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा, हो जाएगा मतलब। ठीक। अच्छा, वीजा की अगर बात करें तो वीजा क्या होता है, विजिटर्स इंटरनेशनल, याद रखना ये भी, इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। राइट, राइटिंग इग्नोर करो, मैं बोल रहा हूं वीजा का फुल फॉर्म क्या होता है, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक। ये डॉक्यूमेंट है जो कि इमिग्रेंट के लिए यूज होता है। ठीक। जो लोग बाहर से आएंगे हमारे देश में उनको ये जरूरत पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट का। तो ये 16वां एप्लीकेशन जो है सेंटर खोला गया है कहां पर, बांग्लादेश में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली अ पोर्टल नेम्ड युवा was launched by dash under 1 week 1 lab program। 1 week 1 lab प्रोग्राम के अंतर्गत एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है युवा। बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये। ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है, हिंट के लिए इस नाम में हिंट छुपा हुआ है। लैब किससे संबंधित है, तो लैब है साइंस संबंधित, साइंस एंड टेक से। तो साइंस एंड टेक के मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ठीक है। जो साइंस एंड टेक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है जो साइंस एंड टेक की, वो किसके अंतर्गत, ये किसके अंडर में है, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने युवा पोर्टल लॉन्च किया गया। ये भी पूछा सकता है युवा पोर्टल किससे संबंधित है, तो वो है साइंस एंड टेक से। राइट। तो आंसर क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द जर्मनीज हाईएस्ट ऑनर, ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो अभी जर्मनी का जो उच्चतम सम्मान है जिसको हम ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से जानते हैं, इससे किसको सम्मानित किया गया है ये बताना है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक, नाम है इस सम्मान का, इस ऑनर का, और ये किसको मिला है ये बताना है। किसको सम्मानित किया गया है, तो ये हैं जर्मन चांसलर और इनका नाम है एंजेला मर्केल। ये है इनकी पिक्चर। ठीक। तो ये ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला है, एंजेला मर्केल जी को, जर्मनीज हाईएस्ट ऑनर। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद मैलकॉम एडिशिया अवार्ड 2023। तो ये जो मैलकॉम एडिशिया अवार्ड है 2023 का, ये किसको मिला है ये बताना है। पहली बात, ये अवार्ड किससे संबंधित है, ये पुरस्कार ये है सोशल साइंस से, समाज शास्त्र के ये संबंधित है समाज शास्त्र से। और ये मिला किसको है ये बताना है। तो ये मिला है उत्साह पटनायक जी को। राइट।
तो ये प्रदान किया गया किसको? उत्सा पटनायक मैलकॉम आदिशिया अवार्ड 2023। सोशल साइंस से संबंधित है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इसरो लॉन्च्ड एन अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट नेम्ड टेलिओस 2 ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो ये टेलिओस 2 नाम की सैटेलाइट है, ये बताना है किस कंट्री की है। लॉन्च हमारे इसरो ने की है, लेकिन ये बताना है किस कंट्री ने, ये किस कंट्री की है ये सैटेलाइट। तो ये जो टेलिओस नाम की सैटेलाइट है, टेलिओस 2 नाम की सैटेलाइट है, ये है सिंगापुर की सैटेलाइट, और इसको लॉन्च करने का काम किया है हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने। अगर इसरो की बात करें तो इसरो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो हेड हैं वो हैं एस सोमनाथ जी, ये भी याद रखना है। ठीक, इसरो के हेड कौन है? एस सोमनाथ। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। तो इसी के साथ हम अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एसएससी, सीजीएल और सीडीएस को के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मिलेंगे किस मंथ में? नेक्स्ट मंथ में मिलते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब कवर करेंगे। जनवरी कवर हो गया है, फेब कवर हो गया है, मार्च कवर हो गया है, अप्रैल कवर हो गया है, मई में अब मिलते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसी तरह हम 2 वीडियोस में फिर से कवर कर डालेंगे। तब तक के लिए इनको रिवीजन में रखिए, जुलाई जल्दी से पास आ रहा है, और किसी भी अब आप डिले मत करिए, ठीक है, टालिए मत, इसको रिवीजन में रखिए। राइट, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने जल्दी से। तब तक के लिए तैयारी आप करते रहें। सी यू।